उसमें तुमने क्या किया? एक तो सबसे पहले 1916 ईस्वी के अंदर कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था, और ये जो कुमाऊं परिषद बनाई गई थी इसने अपने कुछ टारगेट सेट किए। जैसे कुमाऊं परिषद का पहला उद्देश्य ये था कि हम कूली बेगार और जंगलात की समस्याओं को खत्म करें और कुमाऊं में सामाजिक सुधार के कुछ कार्यक्रम बनाए। अब कूली बेगार को खत्म करने के लिए 1916 में जब कुमाऊं परिषद का गठन हुआ तो कूली बेगार को खत्म करने के लिए आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि 1921 में कूली बेगार का आंदोलन प्रारंभ हुआ। कूली बेगार के आंदोलनों का प्रभाव ये था कि 2 साल तक आंदोलन चलने के बाद 1923 में कूली बेगार को कुमाऊं से खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया। हो गई थी ना ये बात। फिर लास्ट क्लास में आपने देखा कि 1921 में जब एक तरफ कूली बेगार आंदोलन शुरू हुए कुमाऊं में, उसी समय महिलाओं ने मोर्चा संभाला और कुमाऊं में वन आंदोलन भी प्रारंभ हुए। याद है आपको? वन आंदोलन प्रारंभ हुए। वन आंदोलनों की शुरुआत 1921 वाले वन आंदोलनों की शुरुआत भी अल्मोड़ा से हुई थी, और अल्मोड़ा में दुर्गा देवी नाम की एक महिला के द्वारा इन वन आंदोलनों को लीड किया गया, नेतृत्व किया गया था वन आंदोलनों का। किसके द्वारा? दुर्गा देवी के द्वारा। और वन आंदोलनों में प्रतिभाग करने के कारण अंग्रेजों ने दुर्गा देवी को गिरफ्तार भी कर दिया था। तब वे क्षेत्रीय आंदोलनों में जेल जाने वाली पहली महिला भी बनती। पहली महिला जो क्षेत्रीय आंदोलनों में जेल गई कौन थी? दुर्गा देवी। जब दुर्गा देवी के नेतृत्व में कुमाऊं के अंदर वन आंदोलन प्रारंभ हुए तो वन आंदोलनों के समय कुमाऊं की महिलाओं ने क्या किया? जंगलों में आग लगानी शुरू करी। साल 1921 में वन आंदोलन करने वाले जितने भी ये लोग थे, इन्होंने कुमाऊं के जंगलों को जलाना जब स्टार्ट किया तो उससे अंग्रेजों का खूब लॉस हुआ, खूब नुकसान हुआ। और जब अंग्रेजों का खूब नुकसान हुआ तो ब्रिटिश शासन के द्वारा एक कमेटी बनाई गई कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बात करी इनसे, भाई क्या दिक्कत है। जब इनसे डिस्कशन किया गया, इनकी प्रॉब्लम्स को जाना गया, तो पता चला कि समस्या ये है कि स्थानीय लोगों को वनों में अधिकार चाहिए, हमें भी जंगलों में कुछ राइट्स दे दिए जाए। तो फिर सरकार ने कहा ठीक है, हम एक कमेटी बनाते हैं, और वो कमेटी पहले गांव-गांव जाकर के स्टडी करेगी कि ग्रामीणों को जंगलों में अधिकार मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। अगर मिलने चाहिए तो कितने और किस हद तक मिलने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जब वन आंदोलन 1921 में हुआ तो वन आंदोलनों के शुरू होने के बाद 1921 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया? तो ब्रिटिश सरकार ने 13 अप्रैल 1921 ईस्वी को कुमाऊं में जो वनों की समस्याएं हैं, जो जंगलात की समस्याएं हैं, इन जंगलात की समस्याओं और वनों की समस्याओं के ऊपर डिस्कशन करने के लिए को लेकर के एक कमेटी बनाई। सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई जाती है उसे कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेनेंस कमेटी इस नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेनेंस कमेटी। इसे कुमाऊं वन कष्ट निवारण समिति के नाम से जाना जाता है। तो क्या है आपके पास कहानी कि भाई साहब कुमाऊं में महिलाओं ने 1921 में जंगलों में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया। जब कुमाऊं की महिलाओं ने आंदोलन किया तो फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया? एक कमेटी बनाई गई। ब्रिटिश सरकार ने 1921 में कुमाऊं के वनों के जो कष्ट है, कुमाऊं में फॉरेस्ट या जंगलात से संबंधित स्थानीय लोगों को जो कष्ट है, उन कष्टों की जांच करने के लिए कि देखते हैं कि क्या सच में कुमाऊं के लोगों को जंगलात के कानूनों से प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर है तो क्या उनको अधिकार देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी का नाम क्या था? कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेनेंस कमेटी, या इसी को बोलते हैं कुमाऊं वन कष्ट निवारण समिति। कब इस समिति का गठन किया गया? 13 अप्रैल 1921। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए कुमाऊं के कमिश्नर पर्सी विंगम। पर्सी विंगम जो कुमाऊं कमिश्नर थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष के अलावा इसमें कुछ और मेंबर्स भी थे जिनको ये जांच करनी थी कि क्या सच में कुमाऊं के लोगों को जंगलात संबंधी कानूनों से प्रॉब्लम है या नहीं है और उनको अधिकार देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। खूब सारे मेंबर हैं। अध्यक्ष साहब थे पर्सी विंगम। पर्सी विंगम के अलावा इसमें कुछ और सदस्य भी थे। अधिकांश सदस्य सरकार के ही मेंबर थे, जो सरकारी लोग हैं।
लेकिन एक नाम आप याद रखना कि कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी में एक आदमी सरकार का मेंबर नहीं भी था, एक गैर सरकारी सदस्य भी था। और फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी में जो गैर सरकारी सदस्य था, इसका नाम था जोत सिंह नेगी। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का एकमात्र गैर सरकारी सदस्य जो सरकार का अंग नहीं था, वो कौन था? तो उसका नाम था जोत सिंह नेगी। तो जोत सिंह नेगी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के एकमात्र गैर सरकारी सदस्य थे। ठीक है, एकमात्र गैर सरकारी सदस्य कौन थे? जोत सिंह नेगी थे। 13 अप्रैल 1921 ईस्वी को कुमाऊं में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। अब इस कमेटी ने कुमाऊं में गांव-गांव जाकर के स्टडी किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों की स्टडी के बाद अगले पॉइंट में क्या बात निकल के आई? 28 अक्टूबर 1921 ईस्वी को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी और ग्रीवेंस कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी गई? तो 28 अक्टूबर 1921 ईस्वी। 28 अक्टूबर 1921 ईस्वी को कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी नाम की ये जो समिति थी, इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। जब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तो अपनी इस रिपोर्ट में इस समिति के द्वारा कहा गया कि हाँ, कुमाऊं के स्थानीय लोगों को जंगलों में कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। जैसे कुमाऊं के लोगों को पशुचारण, अगर वो पशु चराने जंगल में जाते हैं तो ये पावर उनको दे दो। पशुचारण के अलावा सूखी लकड़ियां उठाना और बहुत सारी बातें कही गई फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी में। सबसे मजेदार बात जो ग्रीवेंस कमेटी ने कहा था कि सपोज करो ये कोई गांव है, इस गांव के 1.5 मील दूर तक का जितना भी जंगल है, जैसे ये आपका गांव है और गांव से 1.5 मील यानी लगभग 2-2.25 किलोमीटर के आसपास का जितना भी जंगल आता है ना, इस जंगल पर अब वन विभाग का कब्जा ना हो और ये जंगल पंचायतों को दे दिए जाए और पंचायत इन जंगलों के रखरखाव के लिए एक वन पंचायत का गठन करे। तो क्या सुझाव दिए जा रहे हैं समिति के द्वारा कि गांव के आसपास के जंगलों पर वन विभाग का कब्जा हटा दो, फ्री कर दो इन जंगलों को। इन जंगलों के प्रशासन को संभालने के लिए वन पंचायतें बनाई जाए और वन पंचायत में स्थानीय लोग ही होंगे, आपके गांव के ही लोग होंगे, इसके आसपास के लोग होंगे और ये इस पूरे के पूरे जंगल को एडमिनिस्ट्रेशन इसका चलाया जाए। यानी कहीं ना कहीं ग्रीवेंस कमेटी के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन किया जाए। और जहां ये बात उठी कि ठीक है वन पंचायतें बना दी जाए, जहां एक बार वन पंचायतों की गठन की बात उठी, वहीं पर सबसे अच्छी बात ये हो गई कि जो लोग फॉरेस्ट आंदोलन कर रहे थे, वन आंदोलन कर रहे थे, वो शांत हो गए। हालांकि वन पंचायतों के गठन में बहुत देर लगी। 1921 में कह दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि हम वन पंचायतों का गठन करेंगे, पर उन्होंने वन पंचायतों का गठन कब किया? 1931 में। लेकिन कम से कम वन आंदोलन तो रुक गए। तो 1931 में संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर वन पंचायतों का गठन कर दिया गया। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का प्रशासन संभालने के लिए, वनों का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए वन पंचायतें गठित करी गई, वन पंचायतों का गठन किया गया। तो 1921 उत्तराखंड के लिए बड़ा साल रहेगा, क्योंकि साल 1921 में एक तरफ हमारे राज्य में कुली बेगार आंदोलन हुआ, वहीं दूसरी तरफ वन आंदोलन भी हुआ। कुली बेगार आंदोलनों में प्रतिभाग करने के कारण मनमोहन सिंह मेहता को जेल जाना पड़ा, है ना। तो वहीं जो आपका वन आंदोलन था उसमें प्रतिभाग करने के कारण दुर्गा देवी को भी जेल जाना पड़ा। अब दुर्गा देवी प्रथम महिला है जेल जाने वाली क्षेत्रीय आंदोलनों में, राष्ट्रीय आंदोलनों में नहीं। बाद में जब स्वतंत्रता संग्राम हुए तो स्वतंत्रता की लड़ाई में बिस्नी देवी शाह को सबसे पहले जेल में डाला गया। तो अगर आपके पास प्रश्न होता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली पहली महिला, स्वतंत्रता संग्राम में बिस्नी देवी शाह, और क्षेत्रीय लोकल आंदोलनों में जेल जाने वाली महिला, लोकल आंदोलनों में जेल जाने वाली पहली महिला कौन हुई? ये सारी की सारी घटना 1921 की है। 1921 में इस पूरी घटना के होने के बाद अब हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। जंगलों को लेकर के जो प्रॉब्लम थी वो खत्म कर दिए, ग्रीवेंस कमेटी बन गई। वन पंचायतों के गठन का मतलब है कुमाऊं के लोगों को जंगलों में अधिकार मिल गए हैं। हम लोगों को, हम ही तो हैं कुमाऊं के, और कौन है कुमाऊं के? तो क्या पर्वतीय क्षेत्र में हमें गांव के आसपास जंगलों में राइट्स दिए गए? आपके पास है राइट्स? पहाड़ों में है ना, आपके गांव के आसपास के जंगल किसके? हमारे हैं।
तुम्हारे पास राइट्स है उन जंगलों को का एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ देखने, तो ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। और दूसरी तरफ कुली बेगार की व्यवस्था खत्म हो गई। कब कुली बेगार को खत्म किया गया? 1923 में। इसका मतलब 1923 के बाद बहुत कुछ नहीं है करने के लिए। अब आप कुली बेगार आंदोलन कर रहे थे इसलिए कि कुली बेगार को खत्म करो, हो गया खत्म। आपने जंगलों के आंदोलन किए ताकि हमें जंगलों में अधिकार मिल जाए, मिल गए। तो अब कोई है नहीं ना कुछ लड़ने के लिए, क्यों अंग्रेजों का विरोध करें? अब अंग्रेजों के विरोध वाला दौर चले गया। तो अब दो चीजें आपको समझनी है। आपको पता है ये बात कि 1920 में महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में एक आंदोलन चलाया था। आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। जरा 5 मिनट मेरी बात समझना और एक थ्योरी को आपके दिमाग में सेट करना है। 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से पूर्व महात्मा गांधी सत्याग्रह चला चुके थे, और सत्याग्रह भारत के सबसे पहले सफल आंदोलनों में से एक था। हम अंग्रेजों के खिलाफ खूब लड़ाई लड़ते थे पर जीते नहीं थे, कभी भी नहीं जीते थे। पर 1917 में जब गांधी जी ने सत्याग्रह किया तो हम जीत गए। तो वहां से हमको लगा कि भाई गांधी जी हमारे देश के आंदोलनों को अच्छे से लीड कर सकते हैं। अब 1920 में गांधी जी कह रहे हैं असहयोग, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलेगा, अंग्रेजों का बिल्कुल सहयोग नहीं करना है। तो पूरे भारतवर्ष के गांव-गांव से सभी लोग इस आंदोलन में कूद गए। गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन अगर हम अच्छे से चला पाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, आजादी भी मिल सकती है। तो गांव-गांव के सब लोग इस आंदोलन में आने लगे। असहयोग आंदोलन 1920 में जब प्रारंभ हुआ तो बहुत धूम धड़ाके से चला। ब्रिटिश शासन के लिए बहुत बड़ा खतरा था ना। यह आंदोलन जब शुरू हुआ तो सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कि कैसे रोके इसे। किसी भी आंदोलन में सरकार की सबसे बड़ी सरदर्दी जो है वो तुम हो, युवा। अब बूढ़ा आदमी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दादा दूधा जा रखे तो दिक्कत नहीं है। सरकार को प्रॉब्लम किससे रहेगी? युवाओं से, क्योंकि वो उपद्रव मचाएंगे और उनके पास एक पावर है, वो खूब लंबे समय तक आंदोलन को आगे लेकर के जा सकते हैं। तो जब 1920 में युवाओं ने असहयोग आंदोलन में प्रतिभाग करना शुरू किया तो ब्रिटिश शासन ने युवाओं को रोकने के लिए उन पर मुकदमे लिखने शुरू किए। अधिकांश युवा स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले थे या तुम्हारी तरह तैयारी वाले रहे होंगे। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो गड़बड़ हो जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सरकार उस पर ब्लैक इंक लगा देगी, ऐसे ही तुम्हारी टीसी पर ब्लैक इंक लग जाएगी। सरकारी नौकरी करने वाले पर मुकदमा लिख दिया तो कहां नौकरी लगेगी उसकी। तो ये सब काम सरकार के द्वारा 1920 के समय किए गए जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। क्या कर रहे थे? जो यूथ थे ना, ब्लैक इंक लगा रहे हैं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर दे रहे हैं। करना पड़ेगा ताकि लड़के ना जाए आंदोलन में। अब जितने युवा थे उन सब ने ये बात की शिकायत गांधी जी से कर दी कि गांधी भैया हम आते हैं आपके आंदोलन में लेकिन हमारा एक लॉस भी तो हो रहा है ना, हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो रहा है। तो गांधी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं, होने दो उसको ब्लैक। क्यों? कि अभी देखो 20 लगा है, 2-3 साल में आंदोलन सफल होगा, हम जीत जाएंगे, देश आजाद होगा, अंग्रेज चले जाएंगे, तो तुम्हारा जो ब्लैक है मैं उसको व्हाइट कर दूंगा। जब हम पे सत्ता आएगी, खुद हम सरकार बनाएंगे, उसको व्हाइट कर देंगे। आप तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो। तो सब मान गए और धूम धड़ाके से आंदोलन चल रहा था। अब जो युवा था, जो स्कूल पढ़ रहा था, कॉलेज पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, उसने सब छोड़ दिया और उसका जीवन का आधार क्या है? बस सिर्फ असहयोग आंदोलन। अब 1922 में चौरा चौरी में एक घटना हुई, पढ़ी है आपने? चौरा चौरी में आंदोलन करने वाले कुछ लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। गांधी जी को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अब उनका क्या है? उन्होंने जब मन किया तो शुरू कर दिया, जब मन किया तो बंद कर दिया। अब जो लड़के तैयारी वाले हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, जिनका ब्लैक हो गया इंक, अब क्या करना? तो वो तो ये ख्वाब देख रहे थे कि 23 में हम आजाद होने वाले हैं, तब हमारा व्हाइट हो जाएगा। वो अब कहां से होना व्हाइट? तो उन्होंने गांधी जी में खूब फोर्स डाला कि मत करो बापू भाई, मत करो। गांधी जी ने कहा ना, बंद तो बंद। अब वो बंद हो गया। अब क्या करें ये लड़के? अब कल से तो आंदोलन में भी नहीं जा सकते। तो ये जितने युवा थे भारत के जो असहयोग आंदोलन में प्रतिभाग कर रहे थे, ये तो कहीं के नहीं रहे। अब जो 12वीं पास हुआ उसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। समझ रहे आप बात? अब क्या करेगा वो? तो बेरोजगार हो गया। और उसको गांधी जी को देख के गुस्सा भी आ गया, यार इसके चक्कर में घुसे थे वहां। तो भारतवर्ष में ऐसे लोगों की खूब संख्या थी, ऐसे युवाओं की संख्या जिन्होंने असहयोग और अन्य आंदोलनों में प्रतिभाग किया और उनके मार्कशीट ब्लैक हो रखे हैं, इनकी संख्या खूब सारी थी। इनको इंडिया में कोई एडमिशन ही नहीं दे रहा है। तो लाला लाजपत राय जो हुए ना, लाला लाजपत राय ने ऐसे बच्चों के लिए लाहौर में एक स्कूल खोला, एक कॉलेज खोला, हिंदू सेंट्रल कॉलेज। किसने खोला? लाला लाजपत राय ने। उन्होंने कहा जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिला ब्लैक वाले, यहाँ आओ,
तो पूरे भारत के जितने भी ब्लैक वाले थे वो कहाँ चले गए? लाहौर चले गए। तो ब्लैक वाले कैसे होंगे? शांत की छिदर। तो सारे छिदर पहुंच गए लाहौर में और सब बैठे, कहाँ कोई मद्रास से आ रहा, कोई यूपी से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, क्योंकि उनको इंडिया में तो कोई और कॉलेज एडमिशन दे नहीं रहा है। तो उनके लिए एक ही जगह बची, लाहौर। और लाहौर में जितने बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं सब कैसे? व्हाइट की ब्लैक, सब छिदर छिदर। तो इनकी बातें चलेंगी ना वहां, ये भाई तू क्यों आया? यार मेरा ब्लैक हुआ। किसके चक्कर में? गांधी के चक्कर में। मेरा भी गांधी के चक्कर, मेरे गांधी के चक्कर में। यहीं बैठे बैठे इन सब लोगों ने ये करार दिया कि गांधी बेकार आदमी है भाई, खत्म है गांधी। इन्होंने यार डिसाइड कर दिया, इस गांधी के चक्कर में ये सब हो गया। ये सारे ब्लैक वालों ने वहीं लाहौर में ये डिसाइड कर दिया कि महात्मा गांधी की आजादी को लेकर के जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज है, वो बेकार है। जितने लड़के थे ना, यंग ब्लड था सबका सब, तो उन्होंने कहा सुना तुम्हारे भी लगी थप्पड़ आंदोलनों में? इन्होंने कहा हाँ लगी भाई। यार गांधी जी ने तुमको भी कहा कि इस गाल पे लगे तो ये गाल आगे करो। मैंने कहा अच्छी बात है, बताओ इस गाल पे लगे। अब फिर ये सब कहानियां, जैसे हमारे गांव कभी गया वहां गुल्लू, अब गुल्लू जा रहा था लाहौर में, अब गुल्लू सुना रहा कथा कि यार एक दिन मैं देहरादून में आंदोलन करने गया और गांधी जी ने कहा कि एक थप्पड़ मारेगा इस गाल पे तो दूसरा आगे करो। तो गुल्लू ने कहा मैंने ऐसा ही किया, देहरादून में जब मेरे को एक थप्पड़ लगा तो मैंने दूसरा गाल आगे किया, तो उस पर भी लगा, तो मैंने तीसरा किया, उस पर भी लगा, अब बट्टन बना मेरा। तो उन्होंने भयंकर मारा भाई, तो गांधी जी की पॉलिसी को फेल कर दिया। तो ये जितने ब्लैक वाले लड़के थे ना, इन्होंने लाहौर में एक नई पॉलिसी शुरू करी। उन्होंने कहा कि अगर देखो आजादी चाहिए तो गाल आगे नहीं करना, मारो अंग्रेजों को। और एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई, इसको क्या बोलते हैं? क्रांति की विचारधारा। अभी तक भारत में सिर्फ कौन सी विचारधारा चल रही थी? गांधीवाद, नरम विचारधारा, गरम विचारधारा। अब एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रांति की विचारधारा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, ये सब यंग ब्लड था, सारे यंग लड़के थे। इन सब लड़कों ने मिलकर के अपने संगठन बनाए और इन्होंने डिसाइड किया कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है। चिट्ठी चुट्टी नहीं लिखनी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं, जिधर अंग्रेज दिखे गोली मार दो सीधा, लूटो इनका खजाना। काकोरी में खजाना लूट दिया, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, ये सब कहानियां चलती रही। तो ये जो 1923 से शुरू हुआ ना दौर, क्रांति का दौर, ये 1923 से दौर प्रारंभ हुआ और 1930 तक चला क्रांति का दौर। ये भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इस समय, इससे पहले हमारे पास देश की आजादी के लिए सिर्फ गांधी जी और उनकी विचारधारा थी। तो सब लोग, चाहे आप उसको फॉलो करते नहीं करते, आप उनकी टीम में थे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको गांधी जी की विचारधारा अच्छी लगती है चलो उनके पीछे, और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो चलो इनके पीछे। तुम होते उस जमाने तो किस में जाते? गांधी वाले में या ये वाले में? इस वाले में बम फोड़ना है, गोली मारना है, ये तो कौन सा चीज ज्यादा बेटर है? एक पिक्चर है जो गांधी जी के ऊपर बनी हुई है, एक पिक्चर है जो भगत सिंह के ऊपर बनी हुई है। अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं मैं, पर मजा किसको देखने में आएगा? भगत सिंह वाली ना, थपड़ा थपड़ी, लड़ाई झगड़ा, और गांधी जी के आके जब भी थप्पड़ लग रहा है यहाँ भी मार, यहाँ भी मार, तो थोड़ा अजीब वाला ना। तो भारतवर्ष के अंदर ना 1923 से 30 के दौर में भारत के अधिकांश लोगों का झुकाव क्रांति की तरफ होने लगा। अधिकांश लोग इनको सपोर्ट करने लगे। एक तो इस विचारधारा के अधिकांश युवाओं की उम्र का कम होना, एज कम थी, इस वजह से भी लोगों की सिंपैथी थी, 20-20 साल के लड़के लड़ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर हम कम से कम कुछ हो चाहे ना हो, थप्पड़ तो लगी रही है सामने वाले की ना, अंग्रेजों का कुछ ना कुछ तो नुकसान हो रहा है। गांधी जी की नीतियों की वजह से हो सकता है भारत को कल के दिन आजादी मिल जाए, पर उस समय प्रॉफिट एंड लॉस, हमको प्रॉफिट कहां दिखाई दे रहा था? क्रांति में ना। ये क्या किया भाई गांधी जी ने कि भाई जो गांधी जी आज जो कर रहे हैं ना, उसका भविष्य में एक परिणाम आएगा, हमारा देश आजाद हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी तो भाई साहब सैंडर्स के चटक ताल लगी, सबने देखा चटाक लगी ना, हमने कहा वेरी गुड। इसलिए भारत में अधिकांश लोग क्रांति की इस विचारधारा को सपोर्ट करने लगे। तो ये चल रहा था क्रांति का दौर 1923 से लेकर 30 तक। ये कौन सा दौर है? तो ये क्रांति का दौर है। तो एक टॉपिक में यहां पर इसको छोड़ देता हूं। अब दूसरी बात समझो, एक तरफ भारत में क्रांति का दौर चल रहा है, हमें समझना क्या है, हमारे राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। दूसरी तरफ आप समझो, दूसरी तरफ महात्मा गांधी का आंदोलन क्या था? अभी 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग। 1922 में चौरा चौरी की घटना के बाद, 1922 में चौरा चौरी की घटना हुई, तो चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। इसके बाद 1923 में ब्रिटिश शासन ने, अंग्रेजों ने क्या किया? 1923 ईस्वी के अंदर भारत के जितने भी राज्य थे सभी राज्यों में चुनाव आयोजित करवाए। 1923 के इलेक्शन, किस चीज के इलेक्शन? तो 1923 में ये जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव थे प्रांतीय विधान परिषदों के, यानी कि
जो प्रोविनेंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उस समय की, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रांतीय विधान परिषद, जैसे उस समय जो जो राज्य थे ना, जैसे बंगाल एक राज्य था तो बंगाल की विधान परिषद के चुनाव करवाए जा रहे थे। आपने पढ़ा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, तो वो तो आ चुका था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत ये कहा जा रहा था कि जो चुनाव होंगे उस चुनाव में लड़ेंगे भारत के लोग, चुनाव के प्रत्याशी भारत के लोग, वोट भी कौन करेगा, भारत के लोग। तो भारत के लोग अपनी खुद की सरकार चुन सकते हैं अपने अपने राज्यों में। तो उसके लिए 1923 में चुनाव आयोजित करवाए गए। अब जब चुनाव आयोजित करवाए गए तो गांधी जी ने कहा कि हमारा तो आंदोलन ही था कौन सा, असहयोग, सरकार का सहयोग नहीं करना। समझना मेरी बात को, यहाँ सरकार 1923 में चुनाव करवा रही है, किस चीज के चुनाव है ये, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव है। राज्यों की विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ेगा कौन, भारत के लोग, वोट कौन करेंगे, भारत के लोग। तो चुनाव लड़ना पड़ेगा ना, अलग अलग क्षेत्र से प्रत्याशी उठेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करता है, क्यों कि हमारा तो आंदोलन ही था असहयोग। असहयोग मतलब उनका सहयोग नहीं करना, इसका मतलब अगर वो चुनाव करवा रहे हैं तो हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि कहीं हम चुनाव लड़ गए तब तो हमने उनको सरकार बनाने में सहयोग दे दिया। तो गांधी जी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि हम इस चुनाव का विरोध करते हैं, इसका मतलब कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। कुल मिला के बात यह ना, 1923 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। पर कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि असहयोग के लिए भी लड़ने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे ही नहीं चुनाव, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे फिर तो हमारे पास पावर ही नहीं रहेगी, फिर हमारी कौन सुनेगा। तो वो लोग जो चाह रहे थे 1923 में कि चुनाव हो और हम चुनाव में प्रतिभाग करें, उन लोगों ने अपना अलग एक टीम बना दिया, कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने अपनी खुद की अलग टीम बना दी, और उस टीम को कहा गया क्या, स्वराज पार्टी। तो वो स्वराज पार्टी बनी। तो स्वराज पार्टी मतलब वो पार्टी जो कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी जो बच गए वो अलग है कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो 1923 में कांग्रेस ने प्रत्यक्ष रूप से तो चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया, पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में प्रतिभाग किया। किसके सहारे गए वो, स्वराज पार्टी के सहारे। तो क्या हुआ, 1923 में चुनाव हुआ, इस चुनाव में हमारे राज्य के भी कुछ लोगों ने प्रतिभाग किया स्वराज पार्टी की तरफ से। फिर 1923, उस समय जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनका कार्यकाल 3 साल का होता था, 5-5 साल में चुनाव नहीं होते थे, 3-3 में होते थे। तो ये देखो 1923 का इलेक्शन हुआ, इस 1923 के बाद अगला चुनाव कब होगा, तो 1926 में, 1926 में उत्तर प्रदेश की प्रांतीय जो विधान परिषद है उसका चुनाव। अब मैंने सारे टॉपिक लिख दिए, अब मैं बस इस पर फैक्ट डाल रहा हूं। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, क्रांति का दौर। जब क्रांति का दौर प्रारंभ हुआ तो क्रांति के दौर में हमारे राज्य के वो लोग जिन्होंने क्रांति के इस दौर में प्रतिभाग किया, माने उत्तराखंड से भी कोई क्रांतिकारी हुआ क्या, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर की तरह क्या हमारे राज्य से भी कोई लोग थे जो क्रांति के दौर में क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे या प्रतिभाग कर रहे थे? तो आंसर होगा हाँ थे। कौन कौन थे? इसमें सबसे पहला नाम आता है भवानी सिंह रावत। हमारे राज्य के एक व्यक्ति थे, इनका नाम था भवानी सिंह रावत। एक आदमी जो क्रांति के इस दौर में आंदोलनों में प्रतिभाग करेंगे, उनका नाम था इंद्र सिंह, और एक आदमी थे ना, नयाल नहीं, इंद्र सिंह बस, और एक आदमी थे जिनका नाम था बच्चू लाल। तो क्रांतिकारी विचारधाराओं से ओतप्रोत हमारे राज्य में 3 ही लोग हुए हैं। उत्तराखंड में क्रांति का दौर बहुत बड़ा नहीं चला। उत्तराखंड में जब क्रांति का दौर चल रहा था तो क्रांति के इस दौर में 3 लोग हुए, भवानी सिंह रावत, इंद्र सिंह और बच्चू लाल। ये 3 है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी मतलब जिन्होंने क्रांति की विचारधारा के समय, जब क्रांति का दौर चल रहा था तो क्रांतिकारी घटनाओं में प्रतिभाग किया। क्रांतिकारी घटनाएं समझे आप, अंग्रेजों को पीटना, उनको यहाँ से भगाना, बॉम्ब ब्लास्ट कर देना, गोली मार देना, ऐसी विचारधारा। तो भवानी सिंह रावत, इंद्र सिंह और बच्चू लाल, ये 3 लोग थे। सबसे पहले आते भवानी सिंह रावत, आपने खूब नाम सुना होगा, पौड़ी जिले के पंचूर गांव निवासी थे। पौड़ी जिले के पंचूर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। आपको पता है चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया था। जितने भी भारत के क्रांतिकारी थे जो आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, उन सभी क्रांतिकारियों का एक संगठन था। उसका नाम क्या था? HSRA। पढ़ लिया आपने मॉडर्न हिस्ट्री में, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये HSRA क्या था?
क्या था HSRA? क्रांतिकारियों का संगठन। जितने भी क्रांतिकारी थे उनका एक ग्रुप था, उसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हमारे राज्य का एकमात्र व्यक्ति जो इस संगठन का मेंबर था, कौन? भवानी सिंह रावत। भवानी सिंह रावत उत्तराखंड का एकमात्र व्यक्ति था जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस संगठन का सदस्य था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये संगठन बनाया किसने था? किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। ये क्रांतिकारियों का संगठन था और क्रांतिकारियों के इस संगठन HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 में संगठन बना था दिल्ली में। चंद्रशेखर आजाद ने संगठन बनाया था। तो इस संगठन के एकमात्र सदस्य कौन थे? भवानी सिंह रावत। अब आपको पता है जब भगत सिंह को फांसी दी गई, बाद में जब क्रांति का दौर खत्म हुआ, तो जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दे दी गई, तो उसके बाद अंग्रेजों का सबसे बड़ा टारगेट था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ वारंट जारी किया गया, तो वो भाग गए वहां से। उनको पकड़ने के लिए जगह जगह पर पुलिस बैठ गई। तो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जब अंग्रेजों ने वारंट जारी किया उनको पकड़ने का, तो ऐसा कहा जाता है उस समय चंद्रशेखर आजाद भवानी सिंह रावत के साथ ही दुगड्डा के पास में एक गांव था, नाथुपुर गांव, वहां पहुंच गए अपने अन्य साथियों के साथ। तो चंद्रशेखर आजाद, उनके 4 दोस्त, इनको सबको लेकर के भवानी सिंह रावत इनको उत्तराखंड ले आए, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का इतना प्रभाव नहीं था ना। तो कहते हैं कि उस नाथुपुर नाम के गांव में चंद्रशेखर आजाद अपने दोस्तों के साथ गोली चलाने का प्रैक्टिस किया करते थे। अब तो नहीं है, पर कुछ साल पहले तक वहां एक पेड़ था जिस पेड़ पर वो गोली के निशान हुआ करते थे। तो भवानी सिंह रावत नाम जब भी आएगा आप उसको किसके साथ जोड़ेंगे? चंद्रशेखर आजाद के साथ। तो वो चंद्रशेखर आजाद के दोस्त थे, HSRA नाम के संगठन के सदस्य थे। HSRA संगठन में रह करके उन्होंने बहुत सारी क्रांति की घटनाओं को अंजाम दिया। जैसे चांदनी चौक में एक बैंक को लूटना था, तो चांदनी चौक के बैंक का जो रॉबरी कांड हुआ उसमें भवानी सिंह रावत शामिल थे। तो राज्य के क्रांतिकारियों में किसका नाम है? भवानी सिंह रावत। ये दुगड्डा के थे, मतलब दुगड्डा के पास नाथुपुर गांव में। अब इन्होंने क्या किया? भवानी सिंह रावत ने, चंद्रशेखर आजाद की तो मृत्यु हो गई जब हमारा देश आजाद हो गया, तो देश की आजादी के बाद लोग चंद्रशेखर को भूल न जाए, इसलिए भवानी सिंह रावत ने ना दुगड्डे में शहीद मेले की शुरुआत करी। तो शहीद मेला लगता है दुगड्डा में चंद्रशेखर आजाद की याद में। चंद्रशेखर आजाद का पार्क भी है हमारे राज्य में, कहां पर? दुगड्डा में। तो ये नाम एसोसिएटेड है। फिर देखो दूसरा एक आदमी है, इसका नाम है इंद्र सिंह। अब 2 मिनट के लिए एक बात सोचना, अगर हमें कोई क्रांतिकारी घटना करनी है, क्रांतिकारी का मतलब समझ रहे, सरकार के खिलाफ लड़ना है भाई। मान लो हमें कोई क्रांति की घटना करनी, क्या करना है आज? अभी थोड़ा देर अंग्रेजों के जमाने में चले जाओ, एक अंग्रेज को मारना है। मान लो देहरादून का कोई भी अंग्रेज अधिकारी है, उसको हमको मारना है, तो मारने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। तो बहुत रेयर चांस है ना कि जब हम प्लान बनाएंगे, तो प्लान बनाते समय बहुत रेयर चांस है कि हम जैसे हैं वैसे ही मार दो सामने वाले को। सामने वाला सचेत हो जाएगा, उसको पता है ये क्रांतिकारी है। तो क्या करते थे? प्लानिंग करते थे। प्लानिंग मतलब कि चलो भाई एक काम करो, तुम में 4 आदमी भिखारी बन जाओ, एक आदमी ये बन जा, एक सब्जी वाला बन जा, है ना, और फिर घेरेंगे इसको। पहले रेखी करेंगे कि कितने बजे वो निकलता है, तो 2 सब्जी वाले बने हुए, 2, ऐसा करना पड़ेगा ना। तो ऐसे जब कैरेक्टर ये प्ले करते थे ना, किसी भी घटना को अंजाम देते समय जब भी ये कोई कैरेक्टर प्ले करते थे कि कोई ये बन जा, कोई ये बन जा, ये बन जा, तो ये था ना जो इंद्र सिंह, ये हमेशा क्या बनता था? साधु बनता था। इसका काम ही वही था, ये मुनि बन जाता था। इसका कोई काम नहीं, बस नारायण नारायण एक जगह पे बैठा हुआ है। तो इसका नाम ही पड़ गया प्रेम प्रकाश मुनि। इसका दूसरा नाम बोलते थे इसको इसके जो क्रांतिकारी साथी थे वो इसको नाम देते थे प्रेम प्रकाश मुनि। तो कौन सा क्रांतिकारी है हमारे राज्य का जिसे प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से भी जानते हैं? तो ये था इंद्र सिंह। ये क्यों फेमस है? इसने मद्रास के ऊटी में, मद्रास ऊटी बैंक लूट कांड में ये शामिल हुआ था। इसने मद्रास में ऊटी नामक स्थान पर एक बैंक को जब लूटा गया तो उसमें ये इंद्र सिंह जो है ये शामिल हुआ। और जैसे भवानी सिंह रावत जो है वो कौन से संगठन के सदस्य थे? HSRA। वैसे ही जो इंद्र सिंह था ये नौजवान भारत सभा का सदस्य था। नौजवान भारत सभा, क्रांतिकारियों की एक और संगठन या एक और सभा हुआ करती थी, उसे कहते थे नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा का सदस्य कौन था? तो वो भी आपके इंद्र सिंह थे। एक तो इंद्र सिंह मद्रास ऊटी बैंक लूट कांड में शामिल हुए, दूसरा इंद्र सिंह जो है वो नौजवान भारत सभा, इस सभा के सदस्य हुआ करते थे। तीसरा आदमी बच्चू लाल है, ये भी एक बड़ा क्रांतिकारी हुआ 1930-31 के आसपास में। इसने भी छुटपुट छोटी मोटी कई सारी घटनाओं में पार्टिसिपेट किया।
तो क्रांतिकारियों में 3 ही नाम हमारे राज्य में आए, ठीक है, क्रांतिकारियों में 3 ही नाम। भवानी सिंह रावत कौन से संगठन के थे, और इंद्र सिंह नौजवान भारत सभा। इसके अलावा बच्चू लाल भी थे, जो बहुत कई छोटी मोटी घटनाओं में ना इनका काम हल्का फुल्का था। ये भी नौजवान भारत सभा का एक मेंबर हुआ करता था, बच्चू लाल। और ये भी थोड़ा बहुत ही मान के चलो आप, छोटी मोटी जो घटनाएं क्रांति के दौर में हमारे राज्य में संचालित करी गई, उनमें प्रतिभाग इसने भी किया। तो देखो देश में 23 से 30 के बीच में क्या चल रहा है, एक तरफ क्रांति चल रही है, ये सब के सब लोग जो है ये क्रांतिकारी घटनाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा के जो लोग हैं, या फिर जो नरम पंथ और गरम पंथी लोग हैं, वो क्रांति की तरफ नहीं, वो सरकार को सहयोग कर रहे हैं सरकार बनाने में। सरकार को बनाने में सहयोग कैसे कर रहे हैं, तो जब चुनाव हुआ तो वो चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो 23 का चुनाव हुआ और 26 का चुनाव। सबसे पहले जब 1923 प्रोविडेंशियल इलेक्शन हुए, 1923 का जब प्रांतीय चुनाव हुआ, तो आपको पता है अंग्रेजों के जमाने में हमारे राज्य में कितने जिले थे, 3 जिले हुआ करते थे। एक जिला था अल्मोड़ा, दूसरा जिला था नैनीताल और तीसरा जिला था गढ़वाल। तो उत्तराखंड में 3 जिले हुआ करते थे। 1923 का जब चुनाव हुआ, कहाँ के चुनाव हो रहे हैं, केंद्र के कि राज्य के, राज्य के। तो राज्य सरकारों के जो चुनाव हुए ना 1923 वाले में, इस 1923 के चुनाव में हमारे राज्य से भी स्वराज पार्टी की तरफ से बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ा। और जब चुनाव लड़ा तो अब हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि 1923 के चुनाव में हमारे राज्य से कौन कौन से व्यक्ति चुनाव जीत करके विधान परिषद पहुंचे। सरल भाषा में 1923 में हमारे राज्य के लोगों ने अपने खुद के विधायक चुने। तो 1923 के प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में अल्मोड़ा सीट से जो आदमी चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश विधान परिषद पहुंचे, उनका नाम था हरगोविंद पंत। नैनीताल सीट से जो आदमी चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश पहुंचे, उनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। और लास्ट में गढ़वाल सीट से जो आदमी चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पहुंचे, उनका नाम था बैरिस्टर मुकुंदी लाल। पहली बार देखो उत्तराखंड राज्य से यहाँ की जनता ने अपने ही क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को चुन लिया है। तो अब ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। अगर हमें कोई छोटी मोटी चीजों की जरूरत है तो हम अपने विधायकों से बात कर सकते हैं। तो 1923 में 1923 के जो प्रांतीय चुनाव हुए, जो प्रोविडेंशियल इलेक्शन हुए, अगर आपसे प्रश्न आता है आज के बाद 1923 के प्रांतीय चुनाव में अल्मोड़ा सीट से कौन विजयी रहे, या फिर नैनीताल सीट से कौन जीते, या फिर गढ़वाल सीट से कौन जीते, तो 3 जिले थे, तीनों जिलों से एक एक आदमी जो है वो चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में। ठीक है, इतनी बात। फिर अगला चुनाव कब हुआ, 1926 में। देखो अब 26 वाला चुनाव समझो। 1926 का जो इलेक्शन हुआ उसमें कुछ नहीं करना है आपको। अल्मोड़ा सीट से 23 में कौन जीते थे, हरगोविंद पंत। बस 26 वाले चुनाव में अल्मोड़ा सीट से जीते बद्रीदत्त पांडे, और बाकी दोनों सेम है। मतलब नैनीताल से फिर से गोविंद बल्लभ पंत ही जीते, और गढ़वाल सीट से एक बार फिर बैरिस्टर मुकुंदी लाल ही जीते। सबसे पहले 1923 के चुनाव, 1923 के चुनाव के बाद 1926 के चुनाव, 1926 के चुनाव, ठीक है, 1926 के चुनाव, 23 के और 26 के। एक तरफ क्रांति का दौर भारत में चल रहा था, तो हमारे राज्य से बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने क्रांति के इस दौर में क्रांतिकारियों का साथ दिया या क्रांतिकारी घटनाओं में प्रतिभाग किया। वहीं दूसरी तरफ सरकार बनाने की कोशिशें की गई, सरकार बनाई गई। 23 में और 26 में चुनाव हुए। 23 और 26 के चुनाव जो हुए उसमें हमारे राज्य से स्वराज पार्टी के टिकट पर पहली बार ये 3 जीते, दूसरी बार एक आदमी को रिप्लेस कर देना, बद्रीदत्त पांडे जी 1926 में। अब 1926 का जो इलेक्शन है ये थोड़ा महत्वपूर्ण रहता है हमारे राज्य में। क्यों रहता है महत्वपूर्ण, क्यों? क्योंकि 1926 के चुनाव के बाद 1926 के इलेक्शन के बाद 2 बड़े घटनाक्रम हुए। पहली बड़ी बात 1926 के बाद क्या हुई कि 1926 में ये जो थे ना बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ये चुनाव जीत करके गए थे। कहां से, गढ़वाल सीट से। जब ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में पहुंचे, तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में पहुंचने के बाद सबसे पहले 1926 में क्या किया गया, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बहुत बड़ी बात है ना। उत्तर प्रदेश में तो पता नहीं कहां से विधायक चुन करके आए थे, पर 1926 में जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया गया। पहला काम ये हुआ 1926 में। 1926 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष नहीं, क्या बने, उपाध्यक्ष। कुछ भी तो बने ना कम से कम।
कुछ तो बने। तो 1926 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। एक काम। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न, 1927 में गोविंद बल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। उत्तर प्रदेश प्रोविडेंशियल कांग्रेस, प्रांतीय कांग्रेस का अध्यक्ष। पूरे उत्तर प्रदेश की कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बन गए? कौन? गोविंद बल्लभ। तो किसी पार्टी का राज्य स्तर पर अध्यक्ष बनना बहुत बड़ा पद है। तो हमारे राज्य से गोविंद बल्लभ पंत को 1927 में 1927 में गोविंद बल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। यानी पूरे यूपी की जो कांग्रेस, और यूपी देखो भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, तो पूरे उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस है उसका अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत को बना है। तो आप समझ रहे, दो हिस्से बटे हुए हैं। एक तरफ कुछ लोग हैं जो अंग्रेजों को पीटने पर आए हुए हैं, पीट रहे हैं उनको। एक तरफ कुछ लोग हैं जो, ये अंग्रेजों ने तो बोला कि चुनाव होंगे, तो क्रांतिकारी जो लोग हैं ना वो इनका बहिष्कार करते हैं चुनाव का। क्रांतिकारी लोग जो है ना वो कहते हैं अंग्रेजों को भागो यहां से। और ये कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हम सरकार में ही रहें और सरकार में रहते रहते ही हम कुछ ऐसा करें जिससे हमें हमारे अधिकार मिल जाए। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी कहानी ना घुमाऊं, तो एक बार में मैं आपको कुछ बातें कहना चाह रहा हूं। जैसे ये जो लोग हैं ना, गांधीवादी, गर्मपंथी, नरमपंथी, इनका मानना ये था कि हमें जो जो चीज चाहिए ना वो दे दे अंग्रेज। जैसे हमें मौलिक अधिकार दे दो। ये कांग्रेस अधिवेशन पढ़ते हैं ना, पढ़ लिए होंगे आपने कि कांग्रेस के अधिवेशन में क्या क्या मांगे होती है कि हमें ये दो, आप क्या दो, बोला मौलिक अधिकार दे दो, हमें ऐसा अधिकार दो, हमें ये दो, वो दो, चुनाव देने, वोट देने का अधिकार दो, चुनाव लड़ने का, ये सब मांग रहे हैं। और ये जो थे ना ये सब के सब, इनमें एक आदमी हुआ भगत सिंह। जब उन आदमी से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने एक बात कह दी, क्या? पूर्ण स्वराज। इन्होंने क्या कह दिया? पूर्ण, कंप्लीट इंडिपेंडेंसी। भागो बेटा तुम यहां से। अब जब भारत वालों ने इनके विचार सुने कि पूर्ण स्वराज मतलब ये कह रहे हैं कि अंग्रेज भागो यहां से, तो भारतीय लोगों ने क्रांतिकारियों के पूर्ण स्वराज सिद्धांत का समर्थन किया। सबने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पूर्ण स्वराज के सिद्धांत का समर्थन किया। फिर कांग्रेस को लगा कि पूर्ण स्वराज तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो कांग्रेस ने भी अपने कराची अधिवेशन में क्या बात उठाई? पूर्ण स्वराज। उन्होंने कहा हम भी यही है जी, बस हमारा तरीका अलग है, हम गोली गोली नहीं चलाते, बाकी चाहिए हमको भी पूर्ण स्वराज। ये सब चलता रहा। अब अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी इस क्रांति का कैसे खात्मा करें। उसके लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ और धीरे धीरे ये वाला दौर तो खत्म हो गया ना। पकड़ पकड़ के जितने क्रांतिकारी थे उन्हें पकड़ पकड़ के गोली मार दी गई, फांसी पे लटका दिया गया। तो धीरे धीरे ये दौर खत्म हो गया, तो इन्हीं का दौर आगे चलते रहा। ठीक है, तो एक तरफ 23 के इलेक्शन, दूसरी तरफ कौन से इलेक्शन? 1926। अब 1926 के चुनावों के बाद अगली घटना क्या हुई उस पर चलते, पर पहले पानी पिलाओ। मेरे पानी नहीं है किसी के पास? लाओ जरा। चलो अब 1926 के बाद आप करो। 1926 के बाद प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई ये लो। चलो अब 1926 के बाद की घटनाएं देखो क्या हुआ। 1926 के बाद 26 में चुनाव जीते, 27 में अध्यक्ष बने। अब देखो एक बड़ा साल आ गया, कौन सा? 1928। सर 1928 क्यों बड़ा साल है? क्योंकि 1928 ईस्वी में क्या हुआ? साइमन कमीशन भारत आया ना। साइमन कमीशन, इसकी इंडिया में एंट्री हो गई। अब साइमन कमीशन क्या है बताने की जरूरत तो नहीं है, पढ़ लिया हुआ आपने मॉडर्न हिस्ट्री में। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919 का जो एक्ट था ना, वो सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है, उसको चेक करने के लिए अंग्रेजों ने एक कमीशन भेजा भारत में, जो ये देखने वाला था कि इंडिया में शासन सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। कहीं गलत चल रहा है तो क्या क्या सुधारे, और सही चल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 1928 में साइमन कमीशन जो है ये भारत आ गया। साइमन कमीशन का भारत में कांग्रेस वालों ने विरोध किया कि सपोर्ट किया? क्यों विरोध किया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये तो बात थी। जो जांच करने आ रहा है कि भारत में शासन सही चल रहा कि गलत चल रहा, जो ये चेक करने आ रहे हैं ना कि सब ठीक है कि नहीं है, उसमें सब अंग्रेज थे। इसलिए अंग्रेज, भारत वालों ने क्या नाम दिया इसको? व्हाइट कमीशन, और इसका विरोध किया गया। तो विरोध कैसे किया? ये डिसाइड किया गया कि जैसे ही ये कमीशन 7 आदमी इसमें होते ना, तो ये 7 आदमी जैसे ही पहुंचेंगे ना भारत में, तो हम इनका विरोध करेंगे। वापिस जाओ, विरोध करेंगे, काला कपड़ा पहनेंगे, काली फित्ती लगाएंगे, इनको काला झंडा दिखाएंगे, वापिस जाओ। तो थोड़ा नहीं होता कि बेइज्जती टाइप की, मतलब ना, अब तुम कहीं जा रहे हो और किसी को वापिस जाओ, मैं तो क्लास पढ़ाने आऊँ सुबह सुबह, तुमको वापिस जाओ, अजीब लगता ना।
और जबरदस्ती कैसे पढ़ाऊंगा, मैं लगा पढ़ाने में, तुम कह रहे वापिस जाओ, ये थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है। तो थोड़ा इसका विरोध कर रहे थे। अब ऐसे में क्या होगा, अगर आप साइमन कमीशन का विरोध करेंगे तो जो ब्रिटिश शासन है, जो अंग्रेज पुलिस है, वो चुप थोड़ी बैठेगी, वो पीटेगी तुमको कि कैसे वापस जाओ, ब्रिटेन से आ रहा था वापस जाओ। तो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। अब आपने पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा ना, साइमन कमीशन सबसे पहले कहाँ है, बंबई। जब बंबई आए तो वहां लाजपत राय कहीं वापिस जाओ, तो थोड़ा देर तो पुलिस चुप रहती है, और जब नहीं माने तो मारती है डंडा फिर। तो ऐसा करके ये साइमन कमीशन भारत के अलग अलग राज्यों में जा रहा था। अब ऐसा घूमते घूमते एक दिन साइमन कमीशन का दौरा उत्तर प्रदेश का भी हुआ। कभी ना कभी तो आएगा, उत्तर प्रदेश भी एक राज्य था। तो अब उत्तर प्रदेश के जो ये मेंबर है, देखो ये जो हमने चुन के भेजे हैं, ये बैठे हैं वहां विधान परिषद में। अब इनको पता चला कि कल आने वाला है जी, कल साइमन कमीशन आने वाला है, प्रयागराज इलाहाबाद आने वाला है। तो जब साइमन कमीशन इलाहाबाद आएगा तो हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले इनको डिसाइड करना पड़ेगा विधान परिषद में। तो विधान परिषद में ये जो आदमी था बद्रीदत्त पांडे, इसने कहा बिल्कुल विरोध करेंगे। तो बद्रीदत्त पांडे एक प्रस्ताव लेकर के आया कि मैं बद्रीदत्त पांडे ये प्रस्ताव लेकर के आता हूं कि हम कल जो साइमन कमीशन यहां आएगा उसका हम विरोध करेंगे। तो ये प्रस्ताव लेकर के आया। अब तुम बाकी विधायक हो, तुम में कोई गोविंद बल्लभ, कोई कुछ बल्लभ, कोई कुछ, तो मैं प्रस्ताव लेकर के आया बद्रीदत्त पांडे कि हम इसका विरोध करेंगे। तो आप में से भी कई लोगों ने कहा हाँ जी हम भी करेंगे। तो प्रस्ताव पारित हो गया। मतलब इस क्लास में 100 लोग बैठे थे और 50 से ज्यादा लोगों ने कहा कि विरोध करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, कल सुबह 10 बजे परेड ग्राउंड तैयार रहो। अगले दिन सुबह 10 बजे परेड ग्राउंड में जैसे ही साइमन कमीशन पहुंचा, तो यहां से साइमन कमीशन आ रहा है, यहां से हम काला झंडा लेके खड़ा हो रहा है, यहां कांग्रेस वाले हैं सब। तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए, उत्तर प्रदेश में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो पूरी की पूरी टीम बनाई, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। पहले सुनो फिर मैं पॉइंट लिखवा दूंगा इस पे। सबसे आगे कौन है, तो पीछे भीड़ है सब, सबसे फ्रंट में कौन है। अब जैसे ही गाड़ी से उतरा साइमन कमीशन, वैसे ही इनने विरोध करना शुरू किया, वापिस जाओ, ऐसा करो तैसा करो। अब जब वापिस जाओ विरोध कर रहे थे तो हर जगह विरोध में लाठीचार्ज हो रही थी। अब पुलिस आई, अब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी। अब जब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू करी तो सबसे आगे कौन खड़ा है, तो पहला डंडा किसका लगेगा, तो जवाहरलाल नेहरू को देखा है तुमने, वैसे फोटो में तो देखा ही होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मतलब अच्छे हैं नेता, लेकिन फिजिकली अगर आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू लगभग वैसे ही जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं है, देखा तुम नवाजुद्दीन सिद्दीकी, छोटा सा मतलब दानू टाइप का, छोटा सा, ऐसा बहुत खतरनाक नहीं है। अरे एक हमारे राज्य के हैं बड़े नेता गोविंद बल्लभ पंत, तो गोविंद बल्लभ पंत देखे तुमने, मतलब गोविंद बल्लभ पंत लगभग 6.5 फीट का होगा भाई। एक गोविंद बल्लभ से 3 नेहरू निकलते। गोविंद बल्लभ अटकटा आदमी ना, गोविंद बल्लभ इतना चौड़ा मुंह वाला है भाई, लंबा चौड़ा आदमी। और जवाहरलाल नेहरू ऐसे ही है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो जैसे लगा 1 डंडा 2 तो 3 4 तक तो रुका, धीरे धीरे दर्द होने लगा, और जैसे लगा 7 8 और भागने वाला था। ये भाई साहब हुआ ना तुम्हारे कपाल में, 1 मारा 2 मारा 5 मारा। अब जैसे 6वां लगने वाला था, तो 6वां लगते ही भाई ने हाथ में थूक लगा दिया था। अभी भागने का प्लान कर रहा था, तो इतने में क्या हुआ, मतलब कि जैसे ही ये सब भागने वाला था, तरह ठक 6 फीट का आदमी इसके सामने खड़ा हो गया। कौन, गोविंद बल्लभ पंत। अब सारे डंडे किसके लग रहे, गोविंद बल्लभ पंत के, और उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, पुलिस मारी रिलैक्स है। और जवाहरलाल पीछे छुप रखा था ना, तो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जो डंडे पड़ने वाले थे वो सारे डंडे किसने खा लिए, गोविंद बल्लभ पंत ने। साइमन कमीशन का जब विरोध खत्म हुआ, तो साइमन कमीशन के विरोध के बाद अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी। तो उनसे पूछा गया बताओ क्या कहना चाहते हो आज के बारे में, तो उन्होंने कहा कहना क्या है, बस वो 6वां डंडा नहीं लगा, मेरे 5 लगे पर भयंकर लगे, मतलब पीड़ा हो रही। 6वां क्यों नहीं लगा, तो उन्होंने कहा मेरे सामने हिमालय का पुत्र खड़ा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद बल्लभ को क्या नाम दे दिया, हिमालय को। अरे भाई ऐसा खड़ा हुआ जैसे हिमालय है, फिर तो मेरे डंडे नहीं लगा। तो हिमालय पुत्र नाम किस वजह से मिला है गोविंद बल्लभ पंत को, साइमन कमीशन की का जब विरोध हो रहा था तो उन्होंने हर एक डंडा जो है वो अपने सर पर ले लिया। तो आप 1-2 पॉइंट इसमें लिखो। 1928 साइमन कमीशन की जब भारत में एंट्री हुई तो उत्तर प्रदेश में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन का उत्तर प्रदेश में भी साइमन कमीशन का विरोध किया गया जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव बद्रीदत्त पांडे के द्वारा पेश किया गया। बद्रीदत्त पांडे के द्वारा
विधान परिषद में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पेश किया गया। अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ साइमन कमीशन का विरोध? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो साइमन कमीशन का विरोध हुआ, इसका प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? सर बद्रीदत्त पांडे के द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया। बद्रीदत्त पांडे ने यह प्रस्ताव पेश किया था। और उत्तर प्रदेश में साइमन कमीशन का विरोध जब हुआ तो अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। आप लिखना, इसी घटना के समय जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा। इसी घटना के समय, ये जब घटना हो रही थी तो इसी घटना के समय जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र का नाम दिया। हिमालय पुत्र ये नाम दे दिया। ये सारी की सारी घटना 1928 थी। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के बाद कुमाऊं की सबसे बड़ी घटना प्रारंभ होती है। और कुमाऊं की सबसे बड़ी घटना किसे मानते हैं आप? कुमाऊं की सबसे बड़ी घटना साल 1929 में क्या हुआ? 1929 में तो महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा कर। 1929 में महात्मा गांधी आ गए जी, गांधी भैया आ गए कुमाऊं। तो गांधी जी आ गए मतलब आ गया राष्ट्रवाद, आ जाएगा नेशनलिज्म, देश के लिए लड़ना। अभी तक नहीं लड़ रहे थे ना, अभी तक हम अपने लिए लड़ रहे थे। कूली बेगार मतलब ये हमारी समस्या है। अब 1929 में जब गांधी जी कुमाऊं आए तो न सिर्फ गांधी जी कुमाऊं आएंगे बल्कि वो नेशनलिज्म भी लेकर के आएंगे। भारत माता की जान दे देंगे जी देश के लिए, ये वाली विचारधारा, इसे नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद कहा जाता है। गांधी जी 1929 से पहले भी हमारे राज्य में आ चुके थे। जैसे 1915 में गांधी जी पहली बार आए थे कहाँ? हरिद्वार, स्वामी श्रद्धानंद से मिलने। जैसे 1916 में भी गांधी जी आए थे देहरादून। क्यों? तो यहाँ पर जो 1916 ईस्वी के अंदर वो देहरादून आए थे, डीएवी नाम का एक स्कूल था और उस स्कूल का दीक्षांत समारोह था। तो ये इनकी पर्सनल यात्राएं हैं। जैसे हरिद्वार आ गए मुंशी राम से मिलने, और जैसे 1916 में देहरादून चले गए तो डीएवी स्कूल का दीक्षांत समारोह। और दूसरी बात यह है कि ये गांधी जी का वो दौर था जब गांधी जी नहीं थे। गांधी जी थे पर गांधी जी नहीं थे। शुरू मतलब ना नॉर्मल। जैसे अभी मान लो कि रोज मैं तुमको तुम्हारी क्लास पढ़ा रहा, तो कभी लगा तुम कोई स्पेशल की बेटा कल को मैं प्रधानमंत्री बन गए तो तब पछताओगे बेटा भयंकर, नहीं कि बोलो। अभी मान लो मैं कल के दिन प्रधानमंत्री बन जाऊं भारत का, तो अभी तुमको क्या पता कि ये कल को प्रधानमंत्री बनेगा? तो ऐसे ही अभी क्या पता था कि गांधी जी इतना बड़ा नेता होगा? तो आ रखा बोलिया, तो तुम्हारे में ऐसा कि आ रखा तो मास्टर कल को खट बन गया ना प्रधानमंत्री, तब पछताओगे। एक सेल्फी भी नहीं खींच रखी, तसल्ली के पाओगे कि पढ़ते थे कैसे करोगे भरोसा? इस कैमरा में मई में दिखता, तुम तो दिखते ही नहीं। तो ऐसा वाला दौर है कि गांधी जी आ रहे हैं पर मतलब ठीक है, वो कोई गांधी जी थोड़ी है। 1929 तक महात्मा गांधी हो गए, देश के राष्ट्रीय स्तर में सबसे बड़े नेता हो गए। तो जब वो 1929 में कुमाऊं की यात्रा करते तो उनकी इस यात्रा का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा कि उन्होंने कुमाऊं में राष्ट्रवाद प्रारंभ कर दिया। 1929 में गांधी जी की जो कुमाऊं यात्रा हुई है उसको जनरली हम किस यात्रा के नाम से जानते हैं? कौसानी यात्रा के नाम से जानते हैं। इसे हम कौसानी यात्रा के नाम से जानते हैं। तो आप डालो टॉपिक महात्मा गांधी का कुमाऊं यात्रा। महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा। महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा कौन से साल में करी? तो फिर याद रखना है पहले तो 1929 में, 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा कुमाऊं यात्रा करी। 1929 में महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा का रूट देखो। सबसे पहले गांधी जी पहुंचे हल्द्वानी, सबसे पहले हल्द्वानी। और इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े नेता, जैसे ही लोगों को पता चला गांधी जी आने वाले हैं, हजारों की संख्या में लोग हल्द्वानी पहुंचे थे। अब गांधी जी का भाषण सुनने के लिए सब बेकरार। और जैसे ही गांधी जी ने भाषण दिया तो देते भारत माता की, हमने तब सुना पहली बार ढंग से भारत माता की। तब पता चला अच्छा भारत कौन है, भारत माता किसकी माता है? तो पता चला हमारी माता है, ये पता ही नहीं था। तो गांधी जी ने फिर समझाया कि सुनो रे, ये तो उत्तराखंड कुमाऊं तो इतना छोटा सा क्षेत्र है, पूरा मिला दो तो राष्ट्र, हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है भारत। अंग्रेज मुर्दाबाद, और कहीं बगल में अंग्रेज मुर्दाबाद। और हमने कैसे बोला था? हम डर रहे, हम अंग्रेज पे देख रहे। अतः गांधी ने बोला डरो मत, हमारा अधिकार है बोलने की आजादी, हम बेकार है तो बेकार है। क्यों बेकार है, क्यों लड़े इनसे, क्या क्या किया इन्होंने, और ये सब भाषण। तो फिर हमको बातें सही लगी ना, गांधी जी की बातें सही लगी कि हाँ यार गांधी जी बात तो सही कह रहा है। तो हल्द्वानी से निकले फिर गांधी जी। हल्द्वानी के बाद गांधी जी पहुंच गए नैनीताल। नैनीताल में भी हजारों की संख्या में लोग इनके उसके लिए बैठे हुए वहां नैनीताल में।
फिर नैनीताल से गांधी जी आगे पहुंचे तो पहुंच गए अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जब गांधी जी पहुंचे तो अल्मोड़ा के नगर पालिका अध्यक्ष का नाम था ओकले। अब गांधी जी के कुमाऊं आने की खुशी में कुमाऊं में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा था। कहां पर? अल्मोड़ा में। और जो सभा आयोजित की जा रही थी उस सभा में ये भी बैठे, अंग्रेज भी बैठे थे। ये मत समझना कि गांधी जी जब कुमाऊं आए तो सिर्फ भारत वालों ने उनका स्वागत किया, ना जी ना, वो तो बहुत बड़ा नेता था, तो उसका स्वागत अंग्रेजों ने भी किया। और जब गांधी जी पहुंचे अल्मोड़ा तो वहां का नगर पालिका अध्यक्ष कौन था? ओकले। तो ओकले ने क्या किया, जैसे ही गांधी जी आए बैठे वहां पर, तो ओकले घर से चिट्ठी पे लिख के ला रखा था कि आज बहुत खुशी की बात है, अंग्रेज है वो, हाँ हिंदी में बोला था कि बहुत खुशी की बात है कि गांधी जी हमारे यहाँ आए हैं। तो होता कुछ नहीं इससे, पर थोड़ा अटैचमेंट हो जाता थी ना, यार अंग्रेज है और पढ़ किस में रहा है, उसका मान पत्र हिंदी में पढ़ रहा है, तो थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। आप कभी देखते होंगे राष्ट्रीय स्तर पर कभी प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में मेरी दीदी भूलियो और तुम्हारे भी क्या खुश हो जाता ना थोड़ा कि यार अपनी भाषा में बोल रहा भाई। तो ऐसा ही क्या हुआ, जब महात्मा गांधी अल्मोड़ा पहुंचे तो अल्मोड़ा पहुंचने पर क्या हुआ, तो आप लिखना नगर पालिका अध्यक्ष ओकले ने महात्मा गांधी के सम्मान में हिंदी में मानपत्र पढ़ा, हिंदी भाषा में मानपत्र पढ़ा। तो ये अल्मोड़ा पहुंचे। जब अल्मोड़ा पहुंचे तो अल्मोड़ा के लोगों को भी इन्होंने जागृत किया, उनके अंदर भी राष्ट्रवाद क्रिएट करने की कोशिश करी। और फिर अल्मोड़ा से गांधी जी ने कह दिया कि देखो भाई अब मिलना है जिसको सीधा बागेश्वर आ जाओ, बागेश्वर के कौसानी में यहां होगी मुलाकात। तो उन्होंने कहा सीधा अब बाकी लोग जिसको किसी को मिलना है तो मैं 13-14 दिन बागेश्वर में कौसानी में रहूंगा। और लोग लग गए वहां से बाट, गांधी जी के फैन फॉलोइंग अच्छी थी ना, तो वहां से चले सबके सब लोग कौसानी। तब महात्मा गांधी ने अपनी कुमाऊं यात्रा के दौरान 13-14 दिन तक कहां प्रवास किया? कौसानी। तो कौसानी के जिस आश्रम में महात्मा गांधी रहे, कहते हैं वहां पर वो अनासक्ति योग पर टीका लिखते थे। योग की जो गीता है ना, गीता उसकी एक छोटी सी ब्रांच है अनासक्ति योग, तो उस पर टीका लिखते थे। इसलिए कौसानी के जिस आश्रम में गांधी जी रहे उस आश्रम को नाम क्या दे दिया गया? अनासक्ति आश्रम। अनासक्ति आश्रम कहाँ है? कौसानी में। अब क्यों उसको अनासक्ति आश्रम कहते हैं? क्योंकि गांधी जी ने उसी आश्रम में रह करके अनासक्ति योग पर टीका लिखी थी, तो अनासक्ति आश्रम उसे कहा जाता है। जब गांधी जी हमारे देश से चले गए, राज्य से जब उत्तराखंड से चले गए, तो गांधी जी का एक अखबार निकलता था, उसका नाम था यंग इंडिया। तो गांधी जी का ये जो अखबार था ना यंग इंडिया, इस यंग इंडिया नाम के अखबार में गांधी जी ने क्या कहा कि कौसानी तो भारत का स्विट्जरलैंड है। तो कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा, भारत का स्विट्जरलैंड। अपने अखबार यंग इंडिया में गांधी जी ने कहा कि जो कौसानी है वो तो भारत का स्विट्जरलैंड है। वो कौसानी में ही रहते थे अपने प्रवास पर। और महात्मा गांधी के सबसे बड़े फैन फॉलोवरों के नाम सुनो, जो गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे। उनमें सबसे बड़ा फैन महात्मा गांधी का अगर कोई हुआ तो उसका नाम था विक्टर मोहन जोशी। विक्टर मोहन जोशी किसके लड़के थे? ये जयदत्त जोशी के लड़के थे। तो विक्टर मोहन जोशी ना महात्मा गांधी के सबसे बड़े फैन। और जब 1929 में महात्मा गांधी बागेश्वर आए, तो बागेश्वर आते समय विक्टर मोहन जोशी ने क्या किया? गांधी जी को अपने साथ ले गए और गांधी जी के हाथों से एक जगह पर एक पत्थर रखवा दिया। कहा कि आप एक बिल्डिंग का शिलान्यास कर दो। जब आप आई रखे हो ना यहाँ, तो एक बिल्डिंग का उद्घाटन भी नहीं, नींव का पत्थर रख दो आप। तो आप एक मील का पत्थर ऐसा शिलान्यास कर दो और आप जाओ, मैं इस जगह पर कल के दिन एक बिल्डिंग बनाऊंगा। और वो जो बिल्डिंग बनेगी उस बिल्डिंग का नाम बाद में रखा गया क्या? स्वराज मंदिर। तो ध्यान रखना, दो प्रश्न है हमारे पास कि स्वराज मंदिर कहाँ है सर? बागेश्वर में। किसने बनाया स्वराज मंदिर का निर्माण? किसने किया? विक्टर मोहन जोशी ने। पर स्वराज मंदिर का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी बागेश्वर पहुंचे तो विक्टर मोहन जोशी ने क्या किया? स्वराज मंदिर का शिलान्यास महात्मा गांधी के हाथों करवाया। स्वराज मंदिर कहाँ है? बागेश्वर। स्वराज मंदिर का निर्माण किसने किया? विक्टर मोहन जोशी ने। पर स्वराज मंदिर का शिलान्यास किसने किया? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा स्वराज मंदिर का शिलान्यास किया गया। स्वराज मंदिर का शिलान्यास, शिलान्यास का मतलब क्या होता है? मील का पत्थर रख देना। स्वराज मंदिर का शिलान्यास विक्टर मोहन जोशी के द्वारा स्वराज मंदिर का शिलान्यास किया गया। एक तरफ अनासक्ति आश्रम, एक तरफ यंग इंडिया, भारत का स्विट्जरलैंड और स्वराज, ये सब महात्मा गांधी कुछ दिन तक यहाँ रहे। 14, 15, 16 दिन तक, 13-14 दिन तक गांधी जी रुके कौसानी में। जितने दिनों में उन्होंने कौसानी प्रवास किया, तो अपने कौसानी प्रवास में उन्होंने अच्छे से यहाँ राष्ट्रवाद फैला दिया, नेशनलिज्म की, लड़ो भाई, देश के लिए लड़ो।
और राष्ट्रवाद की विचारधारा को प्रेषित करने के बाद गांधी जी वापिस चले गए साबरमती आश्रम। अब जब गांधी जी साबरमती आश्रम चल जाएंगे तो अब हमारा अप्रोच क्या होगा उत्तराखंड वालों को कि यार गांधी जी ने कहा है ना, महात्मा गांधी ने कहा है लड़ना है देश के लिए। अब इसके बाद भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन होंगे, अब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जो भारत में चलेगी वो कुमाऊं में चलेगी। तो हम कुमाऊं के मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर राजनीतिक इतिहास के अंतिम दौर में होते हैं, जहां हमें क्या पढ़ना है, स्वतंत्रता संग्राम। अब हम आजादी की, अभी तक अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, अब कौन सी लड़ाई शुरू होगी, स्वतंत्रता संग्राम। कल से स्टार्ट करते हैं, आज आप इतना कर लो, बाकी कल की क्लास होगी।